गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आज के जो लेक्चर में हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे हम टेंडर एंड टेंडर डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, अब टेंडर क्या होता है और टेंडर से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले टेंडर हम जान लेते हैं। टेंडर क्या होता है? टेंडर जो होता है ये एक रिटर्न में एक ऑफर होता है जो कि किसी पर्टिकुलर स्पेसिफाइड वर्क को इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑफ़र किया जाता है। ठीक है, ये इसमें इसके रिगार्डिंग सर्टेन अमाउंट फिक्स की जाती है, भैया इतना पेमेंट रहेगा और ये टास्क रहेगा। उसको परफॉर्म करने के लिए एक रिटर्न में क्या दिया जाता है, एक इन्विटेशन टाइप, जैसे इनवाइट किया जाता है। ठीक है, तो उसी को हम टेंडर बोलते हैं। ठीक है, तो टेंडर एक प्रकार से देखा जाए तो आपका पेमेंट और वर्क, इन सभी चीज़ों का डिटेल होता है, कितना पेमेंट है और क्या वर्क रहेगा। ठीक है, और प्लेस, इन सारी चीज़ों का डिटेल उसमें दिया जाता है। अब बेनिफिट क्या होता है टेंडर का? टेंडर का बेनिफिट होता है कि दोनों पार्टी को बेनिफिट हो जाए। ठीक है, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि दोनों पार्टी को बेनिफिट कैसे हो जाए सर, कि एक तो टेंडर दे रहा है और एक टेंडर ले रहा है, दोनों पार्टी को बेनिफिट कैसे? कि फॉर एग्जांपल जैसे आप अपने घर का जो कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं पूरा, ठीक है, तो अब उसका अगर आप टेंडर देते हो तो आपके लिए क्या बेनिफिट है और जो टेंडर लेता है उसके लिए क्या बेनिफिट है। अगर आपने जो काम कभी नहीं किया, अगर उसको आप खुद करवाओगे तो उसमें आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा कि बजाय आप किसी को टेंडर देकर करवाओ। क्यों होगा? क्योंकि आप कोई भी चीज़ फर्स्ट टाइम इंप्लीमेंट करोगे तो उसमें एक्सपेंडिचर ज़्यादा ही होगा। ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारी गलतियाँ भी होगी, कुछ सुधार भी होगा, कुछ गलत भी होगा। लेकिन टेंडर जो लेता है वो क्या हैबिचुअल हो गया है, वो काम करने का परफेक्ट मास्टर है, तो वो टाइम का भी बचत कर लेगा और मनी का बचत कर लेगा, इसलिए उसको बेनिफिट हो जाएगा और आपको जो क्वालिटी चाहिए वो काम भी आपको मिल जाएगा। इसलिए दोनों पार्टीज़ को इसमें क्या होता है, बेनिफिट होता है, प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, इसलिए टेंडर, जो लोग टेंडर काम करवाना चाहते हैं वो टेंडर देते हैं, तो उन्हें कंपेयर टू सेल्फ करने की बजाय उसको टेंडर देने में उसको भी फ़ायदा रहता है। ठीक है, तो ये मेन बेनिफिट है। अब टेंडर के टाइप, जो मेजरली टाइप जो होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। सबसे फर्स्ट टाइप है मेरा लोकल टेंडर। अब लोकल टेंडर क्या होता है? ठीक है, ये लोकल टेंडर जो है मेजरली प्रीफर किया जाता है किस चीज़ के लिए, जो लोकली वर्क होते हैं, या फिर मैं बोलूँ लो लेवल के प्रोजेक्ट, जो छोटे प्रोजेक्ट होते हैं। ठीक है, अब एक बात बताइए कि अगर टेंडर लोकल है तो क्या उसको क्या ग्लोबली तो पब्लिश नहीं किया जाएगा, या उसका कोई टेंडर जो इनवाइट करने के लिए टेंडर का जो एडवर्टीजमेंट होगा वो भी कोई ग्लोबली नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसका भी टेंडर जो है वो भी लोकली न्यूज़पेपर में निकाल दिया जाता है, या फिर सिंपल पोस्टर बना के और पोस्टर को लगवा के एडवर्टाइज़ करा दिया जाता है। ठीक है, तो लोकल टेंडर जो है लोकल प्रोजेक्ट या फिर लो लेवल के प्रोजेक्ट के लिए किया जाता है। ठीक है, और इसका जो इनविटेशन है वो भी जनरली न्यूज़पेपर में या फिर पोस्टर बनवा के कर दिया जाता है। ठीक है, अब ठीक है, लोकल टेंडर हमारा फिनिश हो गया। उसके बाद बात करता हूँ मैं ओपन टेंडर। ओपन टेंडर क्या क्या होता है? वो टेंडर होता है जो सबके लिए, उसमें मतलब कोई भी लोकल आपका जैसे बोलते हैं ना कि ओपन कंपटीशन है। ठीक है, कि जैसे कोई भी उसमें अप्लाई कर सकता है। तो ये ओपन टेंडर वो होता है कि जिसमें कॉन्ट्रैक्टर किसी भी लेवल का, चाहे वो लो लेवल का हो हाई लेवल का हो, ठीक है, वो दोनों उसमें क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं उसको, टेंडर को लेने के लिए। ठीक है, ठीक है, तो ओपन टेंडर जो होता है उसके लिए फ्रीडम होती है, कोई भी उसके लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, अब लिमिटेड टेंडर जो होता है ये क्या होते हैं कि भैया लिमिटेड अमाउंट में टेंडर है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम जो प्रोजेक्ट जो होते हैं उनके लिए ये ऐसे टेंडर निकलते हैं। ठीक है, और ये काम केवल उन्हीं को दिया जाता है जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस पर्सन है, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड और एक्सपीरियंस है। ठीक है, मतलब जैसे देखा जाएगा कि आपके लोकल क्षेत्र में कुछ छोटे मोटे लोकल काम भी चलते होंगे, वो लोकल टेंडर करते हैं। और आपके इसमें कोई अगर अच्छा बड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ठीक है, जो मतलब चुनिंदा काम है कि भैया लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए कोई हाई क्वालिफाइड या फिर एक्सपीरियंस्ड कॉन्ट्रैक्टर उसको इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, तो ये इसीलिए किया जाता है भैया कि अगर छोटा प्रोजेक्ट है तो वो छोटे लेवल पर छोटा कॉन्ट्रैक्टर उसको कर लेगा इम्प्लीमेंट, लेकिन छोटे कॉन्ट्रैक्टर अगर जो लिमिटेड टेंडर है उनमें अगर पार्टिसिपेट करके वो उसको ले लेंगे तो वो मनी का वेस्ट कर देंगे और साथ ही साथ वो प्रोजेक्ट के को भी इतना प्रोग्रेस नहीं दे पाएंगे। ठीक है, और प्रोजेक्ट का जो काम है क्वालिटी चाहिए वो भी नहीं मिल पाएगी। ठीक है, ठीक है, तो अब ये जो लोकल ये हाईली टैलेंटेड जो एक्सपीरियंस्ड कॉन्ट्रैक्टर हमको जो सेलेक्ट करना होता है ये आर्किटेक्ट के द्वारा होता है। और ये जो होता है प्रोजेक्ट की बेस्ट क्वालिटी, अच्छा प्रोजेक्ट की अच्छी क्वालिटी या बेस्ट क्वालिटी पाने के लिए हम लिमिटेड टेंडर को इनवाइट करते हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्ट हमें अच्छा जो काम है अच्छा मिले,
ठीक है। और साथ ही साथ अगर लोकल टेंडर ने अगर ये प्रोजेक्ट ले लिया तो टाइम जो है, टाइम ड्यूरेशन हो सकता है वो ज़्यादा कम लगा दे, ज़्यादा लगा दे, ठीक है। लेकिन जो हाईली एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, जो हाईली एक्सपीरियंस्ड कॉन्ट्रैक्टर है, वो बिल्कुल उसको टाइम पर करके कंप्लीट करके भी दे देगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, लिमिटेड टेंडर इन्वाइट किए जाते हैं, ठीक है। अब बात करता हूँ मैं ग्लोबल टेंडर, ठीक है। अब ग्लोबल टेंडर जो होता है, जैसे ओपन टेंडर और ग्लोबल टेंडर, ओपन टेंडर जो था कि आपके लोकल क्षेत्र के लिए सभी के लिए ओपन टेंडर था, लेकिन ग्लोबल टेंडर वो है जो आपकी कंट्री के अलावा फॉरेन कंट्री वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपने देखा होगा अभी चीन का जो रेलवे का टेंडर लिया था चीन ने, ठीक है, जो कि अभी चीन और इंडिया के बीच में मुठभेड़ होने के कारण वो वापस से कैंसिल कर दिया गया है, ठीक है। तो उसमें क्या था, टेंडर था जो कि लिया किसने था, फॉरेन कंट्री वाले ने ले लिया था, ठीक है। तो इस तरह से ऐसा टेंडर जिसमें सभी फॉरेन कॉन्ट्रैक्टर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो वो होता है, एडवर्टीजमेंट होता है, इनविटेशन भेजा जाता है टेंडर का, वो ग्लोबली या तो नेट के माध्यम से भेजा जाएगा या फिर ग्लोबल न्यूज़पेपर के माध्यम से इसको पब्लिश कर दिया जाता है, या फिर ऑनलाइन वेबसाइट्स पे भी इसका एडवर्टीजमेंट कर दिया जाता है, ठीक है, ताकि जो कॉन्ट्रैक्टर है फॉरेन से वो भी इसके लिए अप्लाई कर सके, ठीक है। ओके, अब नेगोशिएटेड टेंडर की बात कर लेते हैं हम, ठीक है। नेगोशिएट का मतलब है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं नेगोशिएट को कैसे समझाऊँ आपको, कि आप फॉर एग्जांपल आप अपने फ्रेंड के साथ कोई डील कर रहे हैं, ठीक है, कुछ सामान खरीदने में या उसको बेचने में, तो दोनों आपस में एक दूसरे की बात को समझते हो, दोनों आपस में डील कर लेते हो कि ठीक है, आपको आपके फ्रेंड से अगर आप कोई चीज़ ले रहे हो तो उस पर बिलीव रहेगा और आपके फ्रेंड को आप पर बिलीव रहेगा, ठीक है। तो दोनों आपस में एक दूसरे के ट्रस्ट के ऊपर आप डील कर लेते हो। उसी तरह नेगोशिएटेड टेंडर का भी होता है। नेगोशिएटेड टेंडर में क्या होता है कि ओनर जो हैं, जो भी ओनर हैं प्रोजेक्ट वाला, वो खुद पर्टिकुलर उसके जो पहचान का है या फिर अच्छा रेपुटेड कॉन्ट्रैक्ट है जिससे उसका तालमेल बना हुआ है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को वो खुद कॉन्ट्रैक्ट को वो अप्लाई करने के लिए बोल देता है, ठीक है। और साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्ट को हैंड ओवर भी कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एक बात है कि नेगोशिएशन होना मतलब कि एक ट्रस्ट की बात भी हो जाती है कि दोनों को एक दूसरे को जान पहचानते हैं, उसके बेसिस पे इस कॉन्ट्रैक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए परमिशन दी गई है, ठीक है। ठीक है, अगला जो टॉपिक शुरू होगा हमारा वो होगा टेंडर नोटिस, ठीक है भैया। टेंडर हम इनवाइट कर रहे हैं तो टेंडर इनवाइट करने के लिए टेंडर का नोटिस बनाया जाता है, ठीक है। तो टेंडर नोटिस बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और कैसा टेंडर नोटिस होना चाहिए, सारी चीज़ें हम बात करेंगे, ठीक है। जैसे आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, नोटिस आप बनाते थे, तो नोटिस में क्या है कि बहुत कुछ बातें आपको बहुत कम शब्दों में बोलनी होती है, ठीक है, क्योंकि टेंडर का जो नोटिस है, ऐसा नहीं न्यूज़पेपर में आपने लंबा चौड़ा सा टेंडर का नोटिस छाप दिया तो न्यूज़पेपर वाला उसको बस एक लाइन भी नहीं पढ़ा और छोड़ के अगले वो न्यूज़ कंप्लीट करके छोड़ दे उसको, ठीक है, ताकि क्योंकि आप इससे क्या होगा कि आपके टेंडर की पूरी जानकारी किसी को नहीं मिल पाएगी। तो इसका मतलब है टेंडर क्या होना चाहिए, हमारा छोटा होना चाहिए, ठीक है। टेंडर छोटा होना चाहिए और उसमें क्या क्या कंडीशन, क्या क्या डाटा प्रेजेंट होना चाहिए, वो सारी चीज़ हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो होगा हमारा टेंडर के जो डाटा है उसमें क्या क्या होना चाहिए कि ताकि एक आइडियल टेंडर नोटिस बन सके। उसके लिए सबसे पहला है आपकी अथॉरिटी जो भी है, वो अथॉरिटी जो टेंडर इनवाइट कर रही है उस अथॉरिटी का नाम, ठीक है। अथॉरिटी का नाम लिख देंगे। फॉर एग्जांपल आप एग्ज़ाम सबमिट कर रहे हैं और उसमें अगर कॉपी पे आपका रोल नंबर या आपका नाम नहीं होगा तो कोई आइडेंटिफाई कर पाएगा किसकी कॉपी है, किसका डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट जो भी आपका टेंडर का डॉक्यूमेंट है उसको पता लगाने के लिए अथॉरिटी का नाम बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कि कौन सी अथॉरिटी इस टेंडर को इन्वाइट कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है काम क्या है। ऐसा तो नहीं कि आपने बिना काम डाले ऐसे डायरेक्ट नोटिस निकाल दिया तो सामने वाला जो टेंडर देखेगा उसको पता ही नहीं कि किस काम का है, तो वो उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेगा, ठीक है। तो आपको वर्क क्या है वो भी मेंशन करना होता है, ठीक है। वर्क के साथ साथ काम की लोकेशन भी, अगर लोकेशन आपने मेंशन नहीं की तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जैसे आपके क्षेत्र के जो टेंडर कॉन्ट्रैक्टर है अगर वो भी उसको पढ़ेंगे तो उनको पता नहीं रहेगा लोकेशन कहाँ है, इसलिए वो भी इंटरेस्ट नहीं लेंगे, ठीक है। और हो सकता है कहीं दूर वाले कॉन्ट्रैक्टर ने पढ़ा और उसको इंटरेस्ट आया, वो आवेदन अप्लाई करेगा तो उसमें दिक्कत जाएगी कि भैया दूर कोई बाहर से है, दूर से है, और वो अगर छोटे मोटे प्रोजेक्ट के लिए अगर टेंडर निकला तो उसके लिए वो इतनी दूर आकर इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, ठीक है। एंड नहीं, बड़ा अगर टेंडर बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है तो उसके लिए फिर ठीक है, उसके लिए इंडिया के अंदर अंदर तो कहीं भी इम्प्लीमेंट करना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर सभी तरह के कॉन्ट्रैक्टर की बात कर रहा हूँ, सभी तरह के जो प्रोजेक्ट है उसकी बात कर रहा हूँ, छोटे से बड़े सभी। तो उसके लिए लोकेशन भी मेंशन करना होता है ताकि उसमें क्या कि कॉन्ट्रैक्टर को क्लियर हो जाता है कि भैया इस लोकेशन में है, इस लोकेशन में मेरे पास क्या क्या संसाधन उपलब्ध हो सकते हैं, उसके आधार पे वो
उसका जो विचार है वो सारा प्लानिंग बना के फिर वो अप्लाई करता है, ठीक है। इसलिए लोकेशन मेंशन करना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब उसके बाद कॉस्ट कि भैया एस्टिमेटेड कोड की अनुमानित कीमत कितनी जाएगी इसकी, वो भी मेंशन करना होगा। अगर आपने एस्टिमेटेड कॉस्ट मेंशन नहीं की तो उसमें कॉन्ट्रैक्टर फिर उसमें भी रुचि नहीं लेंगे अप्लाई करने में, क्योंकि उनको एस्टिमेटेड कॉस्ट पता नहीं रहेगी, ठीक है। तो एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है उसको भी आपको मेंशन करना होगा, ठीक है। उसके बाद फोर्थ जो है वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम लिमिट, ठीक है। टाइम लिमिट जो है आपका, आप जो अगर कोई अथॉरिटी है जो कि टेंडर इनवाइट कर रही है तो ऑब्वियसली वो टाइम, उसको टाइम पे तो चाहिए प्रोजेक्ट, ठीक है। तो अगर टाइम पे चाहिए लेकिन अगर वो टेंडर में टाइम लिमिट मेंशन नहीं करते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर को वो पता भी होना चाहिए कि हाँ भैया मुझे, वो कॉन्ट्रैक्टर के पास कितना टाइम फ्री हो सकता है उसके पास आगे या पीछे और भी कोई प्रोजेक्ट चल रहे हो, तो ताकि वो इन्विटेशन में आपके जो नोटिस है टेंडर का उसमें देख ले कि हाँ भैया ये टाइम लिमिट है, उसमें वो अगर एडजस्ट कर पाता है तो वो अप्लाई करेगा, नहीं कर पाता तो नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए उसको हमें टाइम भी लिमिट भी डालनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि प्रोजेक्ट हमें टाइम लिमिट के अंदर ही चाहिएगा, ठीक है। उसके बाद अर्नेस्ट मनी रिक्वायर्ड अलोंग विद द टेंडर। अब टेंडर जो जो भी अप्लाई करा, जो टेंडर लेगा उसको अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, EMD सुना होगा आपने। ये अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट करने का क्या, ये सिक्योरिटी पर्पज से करते हैं हम, ठीक है। किस पर्पज से करते हैं? सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। सिक्योरिटी के लिए हम इसको करते हैं कि भैया अर्नेस्ट मनी कि आप जब प्रोजेक्ट का टेंडर लिया तो टेंडर लेने से पहले आपको आप जितनी मनी अर्न करते हैं, जैसे आपका 5 से 10% होता है, ठीक है। जैसे पिछले लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि 5 से 10% आपको EMD डिपॉजिट करना पड़ता है, ठीक है। ये बाद में वापस आपको रिफंडेबल होती है, वापस रिफंड कर दी जाती है, ठीक है। लेकिन ये गारंटी पर्पज से ये अर्नेस्ट मनी आपको सबमिट करनी होती है, ठीक है। उसके बाद सारे जो अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा की क्या क्या डाटा उसके अंदर रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल आपका उसमें कितना क्या, ठीक है। तो वो सभी तरह के डाटा की अवेलेबिलिटी, जैसे आपको अगर टेंडर आपने निकाला तो उसकी अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट क्या है, प्लेस क्या है, टाइम क्या है, आपका जो भी हेड ऑफिस है जहाँ से आप टेंडर रिलीज़ कर रहे हैं वहाँ का एड्रेस, ठीक है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है वो डाटा की अवेलेबिलिटी उसमें होना चाहिए, ठीक है, उसमें प्रेजेंट होना चाहिए, किसमें? टेंडर के नोटिस में, ठीक है। अब जो आता है अगर टेंडर आप जो है प्रोजेक्ट का आप ले रहे हैं तो उसको आपके क्या क्या राइट्स है जिसके थ्रू आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वह सारी इंफॉर्मेशन भी उसमें मेंशन करनी होती है कि भैया इस राइट के बेसिस पे आप इसको रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे किसी टेंडर को अप्लाई करने के बाद वापस से रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट करने का भी मेरे पास राइट होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा टेंडर डॉक्यूमेंट, ठीक है, कि टेंडर अगर आपने टेंडर इनवाइट कर दिया, नोटिस उसका निकाल दिया, उसके बाद अगर कोई टेंडर के लिए अप्लाई किया तो उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगेंगे वो सारा इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला टेंडर डॉक्यूमेंट में आता है हमारा टाइटल पेज। क्या आता है? टाइटल पेज, ठीक है। ये टाइटल पेज जो होगा इसमें एग्रीमेंट से रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन होगी, एग्रीमेंट नंबर, ठीक है। तो एग्रीमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें वो सारी टाइटल पेज में मेंशन होगी, ठीक है। अब टाइटल पेज के बाद जो हमारा टेंडर डॉक्यूमेंट की फाइल जो बनेगी उसमें लगेगा हमारा इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स जो लगता है, इंडेक्स में सारी जो फाइल के अंदर जो भी कंटेंट है उसका पूरा रिकॉर्ड रहता है कि कौन से नंबर पे कौन सा चीज़ मेंशन है, ताकि जब भी फाइल को कोई सुपरवाइज़ करे तो उसको फट पता, जब मतलब बहुत जल्द फ़ौरन पता चल जाए कि कौन सी चीज़ कहाँ के कौन से पेज नंबर पर लगी है, ठीक है। इसलिए इंडेक्स लगाना मैंडेटरी है। इंडेक्स अगर लगाया तो उसमें जो भी फाइल को सुपरवाइज़ करेगा उसको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी, कौन सी चीज़ कहाँ पर अटैच है और कौन सी चीज़ की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ मेंशन नहीं है, ठीक है। तो उसको पूरा फाइल पलट के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद है टेंडर नोटिस। जो नोटिस न्यूज़पेपर, एडवर्टीजमेंट या पोस्टर में जहाँ भी आया है उस नोटिस का एक जीरोक्स आपको इसमें लगाना होता है, ठीक है। तो टेंडर का एक नोटिस का जीरोक्स इसमें लगता है, ठीक है। उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो सामान्य निर्देश जो टेंडर से रिलेटेड है वो सारे निर्देश इसमें मेंशन किए जाते हैं, ठीक है। उसका एक जीरोक्स इसमें लगता है। उसके बाद स्पेशल कंडीशन क्या क्या है, स्पेशल कंडीशन में क्या क्या हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके टेंडर के रिगार्डिंग उसमें टर्म्स एंड जो कंडीशन आपको दी गई है टेंडर नोटिस में वो सारी यहाँ पर स्पेशल कंडीशन को एक अलग से डॉक्यूमेंट बना के उसमें मेंशन करना होता है, ठीक है।
अब उसके बाद फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, किस फॉर्म का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट का कौन सा टाइप है, वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन की जाती है, ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के टाइप में मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म्स को आपको इसमें शो करना होगा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट लगेगा हमारा वो लगता है शेड्यूल ए, ठीक है। शेड्यूल ए जो डॉक्यूमेंट है इसका क्या पर्पस होता है, ये सारा मटेरियल कौन कौन सा सप्लाई किया जाना है उसके बारे में सारा डिटेल इसमें रहता है, ठीक है। तो मटेरियल से रिलेटेड जितना भी डिटेल है वो सारा शेड्यूल ए डॉक्यूमेंट में रहेगा, ठीक है, जो कि फाइल में अटैच रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो शेड्यूल बी है, बी से याद रखें आप बिल्स, ठीक है, ये आपको जो क्वांटिटीज़ है उसका बिल सारा कि कितनी क्वांटिटीज़ किस चीज़ की है उसका सारा बिल इसमें बिलिंग इसमें होगी, ठीक है। उसके बाद शेड्यूल सी में आपको आइटम वाइज डिटेल स्पेसिफिकेशन एंड ड्राइंग आपको मेंशन करना होगा, ठीक है। जो डॉक्यूमेंट फाइल है आपकी उसमें आइटम वाइज डिटेल देना होगा और ड्राइंग का स्पेसिफिकेशन ये शेड्यूल सी में मेंशन होगा डॉक्यूमेंट में, ठीक है। और इसके बाद स्पेसिफिकेशन में देखा जाए तो जनरल आपका और साथ ही साथ डिटेल स्पेसिफिकेशन, ठीक है, जनरल और डिटेल दोनों इस टाइप के स्पेसिफिकेशन आपको इसमें मेंशन करने होंगे, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट वाला है हमारा कंप्लीट सेट ऑफ ड्राइंग, ठीक है, इसमें आपको जो भी प्रोजेक्ट है इम्प्लीमेंट करना उसका पूरा ड्राइंग का पूरा सेट आपको लगाना होगा, अटैच करना होगा, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट आपकी टेंडर फाइल है उसमें, ठीक है। तो ये ड्राइंग ऐसा नहीं कि ड्राइंग आपका आधा अधूरा या एक आध स्ट्रक्चर छोटे मोटे स्ट्रक्चर का ड्राइंग लगा दिया और कंप्लीट कर दिया, ऐसा नहीं। जो प्रोजेक्ट है उसमें काम क्या क्या करना उस सारे काम का आपको डॉक्यूमेंट वो सॉरी ड्राइंग उसमें मेंशन करना होगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम टर्म्स जो रिलेटेड टू टेंडर, टेंडर के रिलेटेड क्या क्या टर्म्स होती हैं सारी चीज़ें हम बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहला टाइम लिमिट, टाइम लिमिट, ठीक है। टाइम हर एक प्रोजेक्ट आपको पता है हर एक प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक टाइम लिमिट होती है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। टाइम लिमिट जो है उसका इंपॉर्टेंस क्या है, साथ ही साथ टाइम लिमिट से डिले होने पर उसमें क्या पेनल्टी भी अप्लाई हो सकती है, ठीक है। अब जानते हैं कि अगर कोई प्रोजेक्ट को जो ये प्रोजेक्ट जो आप कोई प्रोजेक्ट अगर आप ले रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक कॉन्ट्रैक्टर, आपने कोई टेंडर लिया है किसी प्रोजेक्ट का, तो उसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन में एक टाइम लिमिट के ऊपर पेनल्टी के ऊपर भी, ठीक है। जैसे देखिए छोटा प्रोजेक्ट अगर है तो ठीक है, लेकिन बड़े प्रोजेक्ट में मेजरली पेनल्टी लगती है, ठीक है। कुछ प्रोजेक्ट हैं ऐसे जो छोटे, ठीक है, उसमें लगती है। हाँ, इसमें एक कंडीशन है कि अगर पेनल्टी जो है पेनल्टी लगने की भी कुछ कम टर्म्स एंड कंडीशन होती है। जैसे बता देता हूँ मैं आपको पेनल्टी लगने के लिए टर्म्स और कंडीशन में, फॉर एग्जांपल जैसे आप हो सकता है कि नेचुरल डिजास्टर प्राकृतिक आपदा कुछ हो गई जिसके कारण आपका प्रोजेक्ट डिले हो गया, तो उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें गवर्नमेंट तरफ से आपको छूट मिल जाती है टाइम में, ठीक है। तो नेचुरल डिजास्टर से रिलेटेड हो गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी आप देखेंगे तो कुछ प्रोजेक्ट जो चल रहे थे उसमें काफ़ी प्रोजेक्ट डिले हो गए हैं, जैसे अभी कोरोना महामारी के कारण। तो इस समय भी क्या हुआ कि मतलब ये एक नेचुरल बीमारी महामारी है, ठीक है। तो ये इसमें इंसान के हाथ में कुछ नहीं है, इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट इसमें आपको टाइम ड्यूरेशन में एक्सपेंडेशन दे देती है, ठीक है, थोड़ा बहुत टाइम बढ़ा घटा के दे सकती है, ठीक है। तो पेनल्टी जो लगती है उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है, टाइम पर प्रोजेक्ट कंप्लीट ना होने के लिए कुछ क्राइटेरिया है जहाँ पर आपको छूट मिल सकती है, वहाँ पर पेनल्टी ना लगे, इसलिए पेनल्टी में भी अप्लाई, ठीक है, कि कुछ कंडीशन में लग सकती है कुछ में नहीं लगेगी, ठीक है। तो टाइम लिमिट वेरी इंपॉर्टेंट है, कोई प्रोजेक्ट के लिए टाइम लिमिट में प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो होगा मेरा एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट, ठीक है। अब एक टाइम लिमिट को एक्सटेंशन मतलब बढ़ाना घटाना, घटेगा तो है नहीं, जो आपका टेंडर निकला उसमें टाइम लिमिट जो आपको मिल गई वो घटेगा तो नहीं, लेकिन एक्सटेंशन जरूर हो सकता है। जैसे एक्सटेंशन फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको एक बताया था, जैसे कोरोना महामारी हमारी जो अभी इस साल काफ़ी लोग परेशान, इसमें काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं, ठीक है। तो ये कोरोना महामारी जो है इसमें क्या हुआ कि काफ़ी सारे वर्क जो है वो रुक गए, तो इसलिए गवर्नमेंट ने जितने भी प्रोजेक्ट हैं जो जिस डिपार्टमेंट का था उस डिपार्टमेंट ने उसमें टाइम का एक्सटेंशन कर दिया, मतलब टाइम को थोड़ा बढ़ा दिया, ठीक है। जितने समय का इधर ब्रेक लगा उतना समय आगे और बढ़ा दिया ताकि कॉन्ट्रैक्टर को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, ठीक है, और क्वालिटी जो है वर्क की उसमें भी कोई असर ना पड़े, ठीक है। इसलिए टाइम को ज़रूरत पड़ने पर जो डिपार्टमेंट है हेड डिपार्टमेंट वो बढ़ा सकता है, ठीक है। घटाने के चांस तो बहुत कम है, ठीक है, घटता वैसे है भी नहीं, घटाते नहीं है, ठीक है।
लेकिन बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, आप मुझे ये ज़रूर बताएंगे कि टाइम लिमिट घटा क्यों नहीं सकते हैं, इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम डिफेक्टिव मटेरियल एंड वर्कमैनशिप। ठीक है, अब मटेरियल में कुछ गड़बड़ अगर आ रही है तो उसके रिलेशन से रिलेटेड, ठीक है, कि अगर जैसे कोई आपका जो डिपार्टमेंट तरफ से मटेरियल सप्लाई हो रहा है काम के लिए, उसमें कोई अगर दिक्कत आ रही है तो वहाँ पर उनका खुद का भी एक पर्सन होता है, जो भी डिपार्टमेंट होता है, जैसे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है तो उनका भी एक पर्सन ऑफिस वर्क में साइट पर काम करता है। ठीक है, तो सारा अगर ऐसी कोई दिक्कत आती है, डुप्लीकेसी या फिर डिफेक्टिव अगर आ रहा है मटेरियल में या क्वालिटी डल आ रही, तो उसके रिगार्डिंग वो लेटर टाइप करके उसके हेड ऑफिस को भेज सकता है। ठीक है, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग भी वर्कमैनशिप होती है कि मतलब आदमी उसको काम पे रखना पड़ता है। ठीक है, डिफेक्ट मटेरियल की क्वालिटी के रिगार्डिंग क्वालिटी चेक करके उसका सारा डाटा अथॉरिटी को देना। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट का टर्मिनेशन किस कंडीशन में होता है, जब दोनों पार्टीज़ के बीच में किसी मैटर पे मुठभेड़ हो जाती है तो उसमें उसका कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया जाता है। ठीक है, तो उसमें टर्मिनेशन हो सकता है। ये टर्मिनेशन करने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है, वो सारी फुलफिल होगी, उसके बाद ही कॉन्ट्रैक्ट का टर्मिनेशन होगा। सस्पेंशन ऑफ वर्क को जैसे सस्पेंड करना, ठीक है, जैसे आपने फॉर एग्जांपल आप कॉलेज में हैं और कुछ अगर आप इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं तो आपको कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। उसी तरीके से काम में भी सस्पेंशन दिया जाता है, वो इसलिए कि आइदर या तो क्वालिटी या फिर जो टर्म्स एंड कंडीशन उसको टेंडर डॉक्यूमेंट में उसने मेंशन की थी उनके ऊपर वो उनको फुलफिल नहीं कर रहा है अगर कॉन्ट्रैक्टर, तो उसमें उसको सस्पेंशन दिया जा सकता है। ठीक है, सबलेटिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट को सबलेटिंग करना मतलब है, इसका मतलब है कि छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। बड़ा कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है कि वो अपना जो प्रोजेक्ट लेता है बड़ा, उसमें वो छोटे छोटे सब कॉन्ट्रैक्ट्स रख लेता है। सब कॉन्ट्रैक्ट मतलब छोटे, उसके नीचे लेवल के कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और उनको काम को टुकड़ों टुकड़ों बांट के दे देता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बड़ा स्कूल का निर्माण हो रहा है, ठीक है, तो उसमें बाउंड्री वॉल का कॉन्ट्रैक्ट किसी और को दे दिया, ठीक है, अर्थ फिलिंग का कॉन्ट्रैक्ट किसी और को दे दिया, ठीक है, बार बेंडिंग का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। इस तरह से सारा काम वो दे देते हैं। या फिर काम में अलग अलग ब्लॉक्स बांट देगा कि भैया ये ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, डी ब्लॉक, इन सभी में अलग अलग ब्लॉक में आपको काम करना है। ठीक है, अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर को दे देगा। ठीक है, तो इस तरह से सबलेटिंग कर दी जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा एक्स्ट्रा आइटम। ठीक है, अगर देखिए ऐसा तो नहीं कि कोई प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन हुआ या प्रोजेक्ट का सारा प्लानिंग एस्टिमेशन हुआ तो उसमें 100% मटेरियल जो भी रिक्वायरमेंट उसकी सारी डील हो गई है। उसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो ज़रूरत पड़ सकती है, वो करंट उसी समय पता चलती जब प्रोजेक्ट को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब एक्स्ट्रा आइटम की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर जो जो भी कंपनी है, आपका जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट में जो आपका डिपार्टमेंट तरफ से पर्सन होता है उसको ये सारी बात बताते हैं, तो वो पर्सन क्या करता है वहाँ से लेटर टाइप करके डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड करता है और डिपार्टमेंट उसके रिगार्डिंग सोचता है, वो विचार करके और प्लान करके देख लेता है कि हाँ भैया ये जो रिक्वायरमेंट है ये बिल्कुल ज़रूरी थी लेकिन इसमें मेंशन नहीं हो पाई और ये रिक्वायरमेंट की फैसिलिटी इनको नहीं मिली है, या फिर ऐसा ये आइटम की जो ज़रूरत थी ये इसमें मेंशन नहीं है और इसका एस्टिमेशन नहीं हुआ है, तो उसको वो अलग से प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, चलिए एस्केलेशन ऑफ कॉस्ट। ठीक है, अब एक्सेलेशन ऑफ कॉस्ट एक्सेलेशन क्या होता है कि जब रेट इंक्रीज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने टेंडर नोटिस निकाला, जो आपने जो एस्टिमेशन तैयार किया आज की करंट रेट के हिसाब से तैयार कर लिया। ठीक है, अब प्रोजेक्ट जब इम्प्लीमेंट होने जा रहा है तब हो सकता है जो मटेरियल है उसकी कॉस्ट में इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है, तो अगर इसमें ज़्यादा वेरिएशन आ जाता है तो फिर डिपार्टमेंट उसमें एक्सेलेशन दे देता है। ठीक है, कि भैया कॉस्ट में अगर रेट बढ़ रहा है तो उस पर विचार कर लेते हैं। ठीक है, और जो भी दोनों के बीच में समझौता होता है वो उस रास्ते को अपनाते हैं। ठीक है, अब दोनों के बीच में किस में कॉन्ट्रैक्टर और ऑनर के बीच में कि भैया हाँ ठीक है अब प्राइस बढ़ गया तो उसके हिसाब से ये कंडीशन रहेगी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम एब्रेशन। ठीक है, एब्रेशन ये होता है कि जैसे ओनर और कॉन्ट्रैक्टर दोनों के बीच में कुछ मुठभेड़ हो जाती है किसी प्रोजेक्ट की क्वालिटी को लेकर या मटेरियल से रिलेटेड, मटेरियल की क्वालिटी से रिलेटेड। ठीक है, या किसी भी सिलसिले में हो सकता है कॉन्ट्रैक्टर के और ओनर के बीच में, तो उसमें कोई थर्ड पार्टी का जो कॉन्ट्रैक्टर आता है जो हाईली एक्सपीरियंसड है वो दोनों की जो प्रॉब्लम है उसको ख़त्म करता है। ठीक है, दोनों का जो है जो उनका निराकरण निकालता है। ठीक है, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्रेशन। ठीक है,
लिक्विडेटेड डैमेज क्या होता है, ठीक है, ये जो वो अमाउंट होती है जो कि कॉन्ट्रैक्टर ऑनर को पे करता है काम में डिले होने के लिए, ठीक है। डिले होने के लिए जैसे मैंने बताया था टाइम लिमिट से पहले ख़त्म नहीं होता है तो उसमें पेनल्टी लगती है। उसी तरह लिक्विडेटेड डैमेज जो होता है ये वो नुकसान की भरपाई करता है जो काम में डिले हो गया, जो काम समय पर होना था वो नहीं हुआ, तो उसमें जो डिले करने के कारण जो भुगतान किया वही उसका किसका कॉन्ट्रैक्टर का डैमेज है, ठीक है, अनलिक्विडेटेड डैमेज, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि किसी तरह के कॉन्ट्रैक्टर को थोड़ा बहुत लेट जल्दी हो जाए तो उसमें किसी तरह का पेमेंट नहीं दिया जाता है, देना पड़ता है, ठीक है।